हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में डाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें यूनिट वाइड हम क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट सेकंड को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और नॉट डू समथिंग. It usually informal and sometimes underwritten, but not always. Some example of agreement include a letter of intent or confidentially agreement that precede a commercial discussion. An agreement is a promise or arrangement between two or more parties. एक जो एग्रीमेंट होता है यानी कि एक जो समझौता होता है वो दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच कुछ करने या ना करने का एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है। यह आमतौर पर औपचारिक और कभी कभी अलिखित भी होता है, यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल में भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, यानी जिसको रिटर्न नहीं होता। कभी कभी ये क्या होता है कि रिटर्न नहीं होता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में नहीं होता है। समझौते के कुछ उदाहरण में शामिल हैं, जैसे एक पत्र या गोपनीयता समझौता जो व्यावसायिक चर्चा से पहले होता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई समझौता होता है कुछ करने या कुछ ना करने का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल कराया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर of the parties therefore but not at the option of other is a voidable contract. A contract which cases to be enforceable by law becomes void when it cases is be enforceable. कोई भी एग्रीमेंट होता है जो कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग उसका इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आइए इसके हिंदी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कानून द्वारा परिवर्तनीय समझौता एक अनुबंध है। एक समझौता जो एक या अधिक पक्षों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू करने योग्य है, लेकिन दूसरे या अन्य के विकल्प पर नहीं, एक शून्य है। तो ऐसा एग्रीमेंट वो वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाएगा, यानी कि शून्य समझौता माना जाएगा। एक अनुबंध जो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जाता है, जब वो परिवर्तनीय नहीं रह जाता है तो उसको वॉइडेबल मान लेते हैं, यानी कि उसको शून्य कॉन्ट्रैक्ट, जीरो कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑफर क्या होता है। ऑफर की मीनिंग को देखते हैं। एन ऑफर इज अ कंडीशनल प्रपोजल मेड बाय अ बायर और सेलर टू बाय और सेल एन एसेट विच बिकम्स लीगली बाइंडिंग इट एक्सेप्टेड। एक प्रस्ताव एक खरीदार या विक्रेता द्वारा एक संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए किया गया एक सशर्त प्रस्ताव है। सशर्त का मतलब कंडीशन, जिसमें कंडीशन इंक्लूड हो। ठीक है, प्रस्ताव है जो स्वीकार किए जाने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑफर क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। एन ऑफर इज अ कंडीशनल प्रपोजल मेड बाय अ बायर और सेलर टू बाय अ सेल एन एसेट विच बिकम्स लीगली बाइंडिंग इफ एक्सेप्टेड। एक प्रस्ताव जो होता है वह एक खरीदार द्वारा विक्रेता द्वारा एक संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए किया गया एक सशर्त प्रस्ताव है जो स्वीकार किए जाने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एक्सेप्टेंस इज अ सेक्शन 2B। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंतर्गत। ठीक है,
तो यहाँ पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 टू डिफाइन एक्सेप्टेंस इज द सेक्शन टू बी एज वेन द पर्सन टू whom the proposal has been made signifies his assent thereto the offer is said to be accepted. Thus the proposal when accepted become a promise. अब देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। जब वह व्यक्ति जिसने प्रस्ताव दिया गया है उसकी सहमति को दर्शाता है तो प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसके द्वारा जो स्वीकार किया जाता है उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। यानी कि जो ऑफर दिया गया था वो दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक्सेप्टेंस क्या है और ऑफर क्या है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी और कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। किसी पार्टी की क्षमता या उसकी योग्यता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी टू द पार्टीज टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता। यानी कि कोई दो पार्टी है जो एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहा है तो वह एग्रीमेंट करने के योग्य हो। ठीक है, उसके में सारी वो कॉम्पिटेंसी यानी कि सारी योग्यता होनी चाहिए जो एक अनुबंध करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैध अनुबंध के लिए। ये बहुत ही आवश्यक तत्व होता है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, आइए इसका हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टियों की योग्यता वैध अनुबंध के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। अनुबंध के लिए पार्टियों की क्षमता का अर्थ होता है अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पार्टी की कानूनी क्षमता। यानी कि कोई भी पार्टी जो कि कोई एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके पास कानूनी क्षमता हो, यानी कि वो कानून के द्वारा कॉम्पिटेंट माना गया हो कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक माइनर जो होता है यानी कि 18 साल से कम एज का कोई व्यक्ति हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो 18 साल का नहीं यानी कि वयस्क नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो लॉ के द्वारा कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं माना जाता है किसी एग्रीमेंट को करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई लुनैटिक है यानी कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है वो कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है। यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति योग्य माना गया हो कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसको हम कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। एक बार फिर से देख लीजिए कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी क्या होती है। The competency of a party is one of the essential element of a valid contract. The capacity of parties to the contract means the legal ability of the parties to enter into a contract. पार्टियों की योग्यता वैध अनुबंध के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। अनुबंध के लिए पार्टियों की क्षमता का अर्थ अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पार्टियों की कानूनी क्षमता से है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? तो स्वतंत्र सहमति क्या होती है? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है स्वतंत्र सहमति को, फ्री कंसेंट को। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट तब फ्री माना जाता है जब उसके में ये सारे लक्षण नहीं पाए जाते हो। कोअल्जन एंड डेफिनेशन इज सेक्शन 15 और सब सेक्शन 2। अंडर undue influence and as a defined section 16 और 3. Fraud as defined is the section 17 और subsection 4. Misrepresentation as defined as a section 18. ठीक है, स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जो जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। देखिए, सहमति तब मुक्त मानी जाती है जब उसमें धारा 15 में परिभाषित जबरदस्ती के कारण न हुई हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनुबंध कर रहा हो, उसकी सहमति चाहता हो, तो वो सहमति स्वतंत्र तब मानी जाती है जब उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही हो। ठीक है, ज़बरदस्ती उससे कॉन्टैक्ट ना कराया जा रहा हो। और ये जो पहला आपका है धारा 15 में परिभाषित है कि कोअल्जन यानी कि उत्पीड़न के कारण ना हुई हो, वो अनुबंध जो है वो उसमें उत्पीड़न शामिल ना हो।
दूसरा है आपका अनुचित प्रभाव, जैसा कि इसको धारा 16 में परिभाषित किया गया है उत्पीड़न को, अनुचित प्रभाव को। अनुचित प्रभाव इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उससे ज़बरदस्ती किसी दबाव में या किसी प्रभाव से वो अनुबंध की सहमति प्राप्त ना कर रहा हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी दबाव है तो वो सहमति जो है वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। उसको हम कहेंगे कि वो इंसान जो है वो दबाव में आके अनुबंध कर रहा है। तीसरा है धोखाधड़ी जैसा। धोखाधड़ी को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया धारा 17 में, यानी कि कोई भी अनुबंध की सहमति धोखा से ना लेना, धोखा से किसी की सहमति ना लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ज़मीन के पेपर पे साइन करवाना और गलती से उसके सिग्नेचर ले लेते हैं तो वो वायलेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे धोखा किया है, ठीक है, वो गलती से आपने लिया है। उसके बाद है गलत बयान ना देना। गलत बयान भी, प्रेशर में आके लोग गलत बयान दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्वतंत्र सहमति में। अगर ये सारी चीज़ें पाई जाती है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोहाइबिटेड बाय द लॉ, देन दे आर नॉट lawful consideration or object anymore. They then become unlawful in nature, and so such a contract cannot be valid anymore. जब अनुबंध का उद्देश्य या अनुबंध पर विचार कानून द्वारा निषेध हो, यानी कि अनुबंध करने का जो उद्देश्य है वो कानून के द्वारा निषेध किया गया, उस लॉ के द्वारा प्रोहाइबिटेड है, और फिर भी वो अनुबंध हो रहा है, तो वो वैध नहीं माना जाएगा। तो वे वैध विचार या वस्तु नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तब प्रकृति में अवैध माने जाते हैं, इसलिए ऐसा अनुबंध मान्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिमिनल है और या फिर कोई पार्टी है जो दूसरे पार्टी को बोलती है कि आप उसको जाके मार दो, तो ये यहाँ पे जो इन दोनों, और मैं बदले में आपको पैसे दूंगा, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो दो पार्टियों के बीच में कैसा एग्रीमेंट हो रहा है, एक गलत एग्रीमेंट हो रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे दे रही है किसी थर्ड पर्सन को मारने के लिए। तो यहाँ पे जो ये अनुबंध हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉ के द्वारा प्रोहाइबिटेड है, क्योंकि लॉ में कहीं नहीं कहा गया है कि आप किसी को पैसे देके किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाइए। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है वो पूरी तरीके से लॉ के द्वारा इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं उसका जो कंसिडरेशन होता है वो पूरी तरीके से अनलॉफुल होता है, अवैध होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध क्या होता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। एक आकस्मिक अनुबंध कुछ करने या न करने का अनुबंध है। अगर कोई घटना ऐसे अनुबंध के समपार्श्विक होती है या नहीं होती है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि सट्टेबाजी जो होती है वो एक तरह का संयोगिक अनुबंध है, या लॉटरी। आपको पता नहीं है कि लॉटरी आपकी लग ही जाएगी, ठीक है, आपने लॉटरी का टिकट लिया, आप कंफर्म थोड़ी हो कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन वो लॉटरी आपकी लग जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो संयोगवश हो गया, ठीक है। तो ये संयोगिक अनुबंध का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से हम वेजरिंग ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वेजरिंग जो है, गैम्बलिंग जो है वो एक तरह का सट्टेबाजी ही होती है। उसमें क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, वो संयोगिक रूप से हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अनुबंध को हम संयोगिक अनुबंध कहते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि अगर ये जीत जाते हैं तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। तो जीतना ना जीतना ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अगर ये जीत जाते हैं यानी कि संयोगवश, तो अगर पार्टी कोई जीत जाती है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे संयोग दर्शाया जा रहा है, तो ठीक है। तो ऐसे अनुबंध को हम संयोगिक अनुबंध कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का निष्पादन किसको कहते हैं।
परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मेथड होता है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज करने का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने का एक मेथड होता है। द परफॉर्मेंस मे बी टू टाइप्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। An actual performance of a contract means performing all the promises and fulfill all the liabilities by the parties. एक अनुबंध या प्रदर्शन एक अनुबंध के निर्वहन के तरीकों में से एक है। प्रदर्शन दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक प्रदर्शन और प्रदर्शन का प्रयास किया गया। एक अनुबंध के वास्तविक प्रदर्शन का अर्थ है सभी वादों को पूरा करना और सभी पक्षों द्वारा सभी देनदारियों को पूरा करना। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म मानी जाती है जब दो कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टीज अपनी अपनी लायबिलिटी और अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर देते हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म माना जाता है, यानी कि अनुबंध पूरा माना जाता है, और वहीं पे वो अनुबंध कंप्लीट डिस्चार्ज होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से अनुबंध को समाप्त करने की विधि है, ठीक है। और ये दो तरह की हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में, वास्तविक परफॉर्मेंस में ये होता है कि दो पार्टी है जिन्होंने अपने वादा किया था और दोनों ने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया और अपने लाइबिलिटी को पूरा कर दी, तो दोनों तरफ से अनुबंध समाप्त हो गया, ठीक है। और दूसरा अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों ने अपने अपने वादे को पूरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध की समाप्ति किसको कहते हैं? तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेटिंग द contractual relationship between two or the more parties who entered into a contract previously. When the rights, obligations and duties of the parties come to end, it is known the discharge of contract. अनुबंध का निर्वहन या अनुबंध का समापन किसको कहते हैं? तो अनुबंध के समापन में अनुबंध के निर्वहन का अर्थ है दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच संविदात्मक संबंध को समाप्त करना है, यानी कि दो से अधिक पार्टी जो थे जिन्होंने एक दूसरे से अनुबंध किया था उस अनुबंध को समाप्त करना, उसको परफॉर्म करके उसको ख़त्म करना। जो पहले अनुबंध में प्रवेश ले चुके हैं, जब पार्टियों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य समाप्त हो जाता है तो उसको अनुबंध का निर्वहन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, तो ये यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया आपसे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सारे यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।